इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। तो दोस्तों, हमने देखा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को, हमने फिर देखा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 को, फिर अभी हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को। दरअसल इस काउंसिल एक्ट को एक फेमस नाम दिया जाता है, आपको पता है, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, यहां मॉर्ली क्या थे, आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और मिंटो साहब क्या थे, वाइस रॉय थे। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और वाइस रॉय, इन दोनों के नाम से मॉर्ली, ये एक आदमी नहीं, दो लोग हैं, तो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म कहते हैं इसे। ठीक है, तो चलिए इस रिफॉर्म में क्या लाया गया, क्यों लाया गया, ये समझते हैं। चलिए, दरअसल एक्चुअली ये एक्ट एक अपीजमेंट पॉलिसी थी। ठीक है, लोगों को अपीज करना चाहते थे। आप जानते हैं 1885 से 1905 तक जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चली थी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन के साथ साथ डब्ल्यू.सी. बनर्जी के फर्स्ट प्रेसिडेंट, आईएनसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनने के साथ साथ यहां इस पीरियड को, इस अंतराल को हम क्या कहते हैं, मॉडरेट पीरियड कहते हैं इसे, जिसे कभी कभी अर्ली नेशनलिस्ट भी कहते हैं। तो इन सब को अपीज करने का ये पॉलिसी था। और जो इस दौरान जो नेशनलिस्ट मूवमेंट करने वाले लोग थे, जो मॉडरेट्स थे, उन लोगों को ब्रिटिश के ऊपर 100% ट्रस्ट था। वो ऐसा मानते थे कि ब्रिटिश के साथ मिलकर ही इंडिया को डेवलप किया जा सकता है, इसीलिए वो आंख बंद करके ब्रिटिश के साथ काम करते थे। इसमें आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ रास बिहारी बोस हैं, साथ में आपके दादा भाई नौरोजी हैं, और ऐसे कई नामचीन लोग हैं जो मॉडरेट पीरियड में काम करते थे। चलिए, वो हिस्ट्री का विषय है, अगर हम इसमें डूब जाएंगे तो पॉलिटिक्स कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, आपके जो अपीजमेंट पॉलिसी में कुछ कुछ चेंजेस करके, जो 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, उसमें कुछ चेंजेस लाकर लोगों को प्रेजेंट किया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या चेंजेस लाए थे। सबसे पहले चेंज उन्होंने क्या किया, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है प्लस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें मेंबर्स को बढ़ाया गया। यहां 16 थे, 60 कर दिया गया, और इसका तो वेरी करता है, क्योंकि किसी में 20, किसी में 10, किसी में 15 बढ़ाकर इसे दिया गया। अब इसमें एक चेंजेस उन्होंने थोड़ी सी लाने की जो कोशिश की है, वो ये था, अब देखिए, जब भी काउंसिल एक्ट हुई, कुछ ना कुछ इंडियन काउंसिल एक्ट में कुछ ना कुछ जो काउंसिल है वहां पे चेंजेस वो लोग लाते हैं। अब इस बात को समझ लीजिए। अब इसमें क्या हुआ, जो इसमें जो मेजॉरिटी है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसे ऑफिशियल रखा गया। मसलन जो ऑफिशियल मेजॉरिटी है उसे यहां मेंटेन किया गया, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसमें नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी, ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी यहां पर रखा गया। ठीक है, अब इसमें जो इलेक्शन था वो भी करते थे। सबसे पहले बात समझिए, जो इलेक्शन था यहां पब्लिक नहीं करती थी। पब्लिक अभी जो हम जैसे एडल्ट फ्रेंचाइज यूज करते हैं, ऐसा नहीं करती थी। यहां पे अगर आपको याद होगा, इसके अतिरिक्त एक था, इसके विपरीत रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुआ करते थे, यूनिवर्सिटीज थी, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज, आपको बताया था पिछली क्लास में मैंने। इसके बाद आपके जो जमींदार थे वो थे, साथ में आपके जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह, उसके बाद आपके ट्रेड एसोसिएशंस, ये सब बॉडीज अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके यहां भेजते थे। लेकिन एक बात यहां आप समझ लीजिए, ये जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, ये इलेक्टेड मेंबर्स, इनकी जो पॉपुलेशन थी, वो जो टोटल मेंबरशिप है, जो काउंसिल में टोटल मेंबरशिप होती थी, जो नॉमिनेट करके वगैरह वो लोग जो अपॉइंट करते थे, उस टोटल मेंबरशिप से आधा था। ठीक है, इसकी आबादी उस टोटल मेंबरशिप से आधी थी। द पॉपुलेशन वाज लेस देन हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल। तो जो इलेक्शन है उसका ज्यादा कोई मायने नहीं था। एक तो यहां पब्लिक उसे इलेक्ट नहीं करती थी, पब्लिक नेवर इलेक्टेड यूजिंग एडल्ट फ्रेंचाइज। Only the bodies, the important representative institutions could only recommend people
टू बी इलेक्टेड। ओके, सो इलेक्शन का इतना बड़ा मायने नहीं था, तो ये बात आप समझ लीजिए। तो इसके अलावा यहां एक अच्छी चीज क्या हुई, जो फर्स्ट टाइम, ठीक है, जब भी अभी इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था, ठीक है, किसी भी काउंसिल में, अगर आपको याद होगा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के तहत 1862 में जो 3 इंडियंस नॉमिनेट हुए थे वो आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव नहीं थी, ठीक है, वाइसरॉय के लेजिस्लेटिव काउंसिल में थी। समझ गए? तो अभी यहां क्या हुआ, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, आपको मैंने पहले भी बताया था, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी है, वहां की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी वो अभी के कंसेप्ट में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वहां के रैंक के हुआ करते थे। तो यहां पहली बार एक इंडियन को, जिसे आप भी जानते हैं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहली बार एक इंडियन को वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दी गई। उन्हें एक लॉ मेंबर के तौर पे अपॉइंट किया गया था। तो ये एक बड़ा एक हासिल था। सत्येंद्र प्रसाद, एक्चुअली इन्हें बाद में लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भी कहा जाने लगा। तो ये ब्रिटिश के बहुत ही एक करीबी दोस्त हुआ करते थे, तो इनको बाद में एक प्रोविंस का गवर्नर भी इसको बनाया गया था। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ था, कम से कम एक इंडियन को यहां रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। लेकिन इसके बदले अब क्या कर दिया, इस इलेक्शन प्रोसीड्यूर में देखिए, ब्रिटिश का चाल देखिए, ठीक है, उनकी पॉलिसी समझने की कोशिश कीजिए, किस तरह इंडियंस को तोड़ रहे थे। अब यहां एक कंसेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया इलेक्शन में, वो कंसेप्ट था कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है, कम्युनल इलेक्टोरेट। अब यहां कम्युनल इलेक्टोरेट में क्या हुआ, जो मुस्लिम थे, 1905 में भी ये हुआ था, ओके, वांग बैंग, तो वो हिस्ट्री की बात है, उसे छोड़ दीजिए। तो जो मुस्लिम हैं, ठीक है, उन्हें क्या हुआ था, अपने लोगों को उन्हें इलेक्ट करना था, मींस उनकी अपनी एक अलग रिप्रेजेंटेशन होता, ठीक है, मुस्लिम्स को ये कन्विंस किया गया कि देखिए, आपकी कल्चर जो है, ट्रेडिशन जो है, यहाँ के हिंदू से नहीं मिलते, आप इंडियंस से नहीं मिलते, तो आपका हम अच्छा ख्याल रखेंगे, आप अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट कीजिए, ठीक है। एक तरफ यहां एक हिंदू को उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक मेंबर बना दिया, लॉ मेंबर बना दिया, बाद में मुस्लिम से कह रहे हैं कि आप अपने आप से एक रिप्रेजेंटेटिव तैयार कर लो। तो क्योंकि अब देखिए, दो पोजीशन अगर एक साथ उठ जाते हैं, यहां एक मुस्लिम को उठाया या एक हिंदू को उठाया, दोनों आराम से क्लेश हो जाते, और उस तरह हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है उसे आराम से वे तोड़ सकते थे। तो यही उनका फंडा था। लॉर्ड बोलना पड़ता है, लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट का नाम दिया गया। लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहते हैं, ठीक है। तो इसी के कारण उन्हें कहा जाता है। अब इसमें एक चीज हम देख सकते हैं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां के मेंबरशिप बढ़ने के बाद उन्हें एक पावर अलग से दिया गया, ठीक है। इलेक्शन में उन्होंने अपना कम्युनल रिप्रेजेंटेशन डाल दिया, ठीक है। अब यहां लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक एक्स्ट्रा पावर दिया गया। अब क्या था, जो अभी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन 1892 में जो उन लोगों को जो प्रावधान नहीं मिला था, जो प्रोविजन नहीं मिला था, दे कुड नॉट आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अब यहां 1909 में उन्हें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का राइट दिया गया, और वे बजट के लिए भी रेजोल्यूशन मूव कर सकते थे। अब यह सब प्रावधान उन्हें दिया गया, थोड़ी सी पावर यहां उनकी बढ़ाई गई। तो यही है जितने भी प्रोविजंस हैं आपके, तो इतना समझ लीजिए, ये काफी है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को समझने के लिए। तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी डाउट हो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पर भेजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। और मेरा फेसबुक है, वहाँ पे आप चल के मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, मैं एक्सेप्ट करूँगा। हम कभी कभी चैटिंग भी कर सकते हैं, चैटिंग में भी आप पढ़ाई डिस्कस कर सकते हो, कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, या फिर मुझ में कुछ खामी है, कोई कमी है तो आप बताइए, इस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो मैं आराम से एज अ फ्रेंड यू कैन सजेस्ट मी, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा।
तो इतना ही है, थैंक यू।